प्रस्तुत कहानी आप सुन रहे हैं विस्मृति, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। चित्रकूट के सन्निकट धनगढ़ नामक एक गांव है। कुछ दिन हुए वहां शान सिंह और गुमान सिंह दो भाई रहते थे। ये जाति के ठाकुर यानी छत्री थे। युद्ध स्थल में वीरता के कारण उनके पूर्वजों को भूमि का एक भाग मुआवजे प्राप्त हुआ था। खेती करते थे, भैंसें पाल रखी थी, घी बेचते थे, मट्ठा खाते थे और प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करते थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम दूजी था, यथा नाम तथा गुण। दोनों भाई परिश्रमी और अत्यंत साहसी थे। बहन अत्यंत कोमल सुकुमारी, सिर पर घड़ा रखकर चलती तो उसकी कमर बल खाती थी, किंतु तीनों अभी तक कुंवारे थे। प्रकटतः उन्हें विवाह की चिंता न थी। बड़े भाई शान सिंह सोचते, छोटे भाई के रहते हुए अब मैं अपना विवाह कैसे करूं? छोटे भाई गुमान सिंह लज्जावश अपनी अभिलाषा प्रकट न करते थे कि बड़े भाई से पहले मैं अपना ब्याह कैसे कर लूं। वे लोगों से कहा करते थे कि भाई, हम बड़े आनंद में हैं, आनंदपूर्ण भोजन कर मीठी नींद सोते हैं, कौन यह झंझट सिर पर ले। किंतु लगन के दिनों में कोई नाई या ब्राह्मण गांव में वर ढूंढने आ जाता तो उसकी सेवा सत्कार में यह कोई बात न उठा पाते थे। पुराने चावल निकाले जाते, पालतू बकरे देवी को भेंट होते और दूध की नदियां बहने लगती थी। यहाँ तक कि कभी कभी उसका भातृ स्नेह प्रतिद्वंदिता एवं देश भाव के रूप में परिणत हो जाता था। इन दोनों में इनकी उदारता उमंग पर आ जाती थी और इसमें लाभ उठाने वालों की कोई कमी न थी। कितने ही नाई और ब्राह्मण ब्याह के असत्य समाचार लेकर उनके यहाँ आते और दो चार पूड़ी कचौड़ी खाकर विदाई लेकर वरक्षा फलदान भेजने का वादा करके अपने घर की राह लेते, किंतु दूसरे लगन तक वह अपना दर्शन तक नहीं देते। किसी न किसी कारण भाइयों का यह परिश्रम निष्फल हो जाता था। अब कुछ आशा थी तो दूजी से भाइयों ने यह निश्चय कर लिया था कि इसका विवाह वहीं पर किया जाएगा जहां से एक बहू प्राप्त हो सके। इसी बीच में गांव का बूढ़ा कारिंदा परलोक सिधार गया। उसकी जगह पर एक नवयुवक ललन सिंह नियुक्त हुआ, जो अंग्रेजी की शिक्षा पाया हुआ शौकीन, रंगीन और रसीला आदमी था। 2-4 ही दिनों में उसने पनघटों, तालाबों और झरोखों की देखभाल भली भांति कर ली। अंत में उसकी रसभरी दृष्टि दूजी पर पड़ी। उसकी सुकुमारता और रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया। भाइयों से प्रेम और परस्पर मेल जोल पैदा किया। कुछ विवाह संबंधी बातचीत छेड़ दी, यहाँ तक कि हुक्का पानी भी साथ साथ होने लगा। सायं प्रातः इनके घर पर आया करता। भाइयों ने भी उसके आदर सम्मान की सामग्रियां जमा की, पान दान मोल लाए, कालीन खरीदी। वह दरवाजे पर आता तो दूजी तुरंत पान के बीड़े बनाकर भेज देती। बड़े भाई कालीन बिछा देते और छोटे भाई तश्तरी में मिठाइयाँ रख ले आते। एक दिन श्रीमान ने कहा, भैया शान सिंह, ईश्वर की कृपा तो अब की लगन में भाभी जी आ जाएंगी। मैंने सब बातें ठीक कर ली हैं। शान सिंह की बाछें खिल गईं। अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, मैं अब इस अवस्था में क्या करूँगा। हाँ, गुमान सिंह की बातचीत कहीं ठीक हो जाती तो पाप कट जाता। गुमान सिंह ने ताड़ का पंखा उठा लिया और झेलते हुए बोले, वाह भैया, कैसी बात कहते हो। ललन सिंह ने अकड़ कर शान सिंह की ओर देखते हुए कहा, भाई साहब क्या कहते हो। अब की लगन में दोनों भाभियां छमाछम खड़ती हुई घर में आवे तो बात बने। मैं ऐसा कच्चा मामला नहीं रखता। तुम तो अभी से बुढ़ों की भांति बातें करने लगे। तुम्हारी अवस्था यद्यपि 50 से भी अधिक हो गई, पर देखने में 40 वर्ष से भी कम के मालूम होते हो। अब दोनों विवाह होंगे, बीच खेत होंगे। यह तो बताओ, वस्त्र भूषण का समुचित प्रबंध है ना। शान सिंह ने उनके जूतों को सीधा करते हुए कहा, भाई साहब, आपकी यदि ऐसी कृपा दृष्टि है तो सब कुछ हो जाएगा। आखिर इतने दिन कमा कमा कर क्या किया है। गुमान सिंह घर में गए, हुक्का ताजा किया, तंबाकू में 2-3 बूंद इत्र के डाले, चिलम भरी,
दूजी से कहा कि शरबत खोल दे और हुक्का लाकर ललन सिंह के सामने रख दिया। ललन सिंह ने 2-4 दम लगाए और बोले, नाई 2-4 दिन में आने वाला है। ऐसा घर चुना है कि चित्त प्रसन्न हो जाए। एक विधवा है, 2 कन्याएं, एक से एक सुंदर। विधवा 2-1 वर्ष में संसार को त्याग देगी और तुम एक संपूर्ण गांव में 2 आने के हिस्सेदार बन जाओगे। गांव वाले जो अभी हंसी करते हैं, पीछे जल जल के मरेंगे। हाँ, भय इतना ही है कि कहीं बुढ़िया के कान न भर दे कोई, कि सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। शान सिंह के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। गुमान सिंह की मुख कांति मलिन हो गई। कुछ देर के बाद शान सिंह बोले, अब तो आपकी ही आशा है, आपकी जैसी राय हो किया जाएगा। जब कोई पुरुष हमारे साथ अकारण मित्रता या व्यवहार करने लगे तो हमको सोचना चाहिए कि इसमें उसका कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है। यदि हम अपने सीधेपन से इस भ्रम में पड़ जाएं कि कोई मनुष्य हमको केवल अनुग्रहित करने के लिए हमारी सहायता करने पर तत्पर है, तो हमें धोखा खाना पड़ेगा। किंतु अपने स्वार्थ की धुन में ये मोटी मोटी बातें भी हमारी निगाहों से छिप जाती हैं और छल अपने रंगे हुए भेष में आकर हमको सर्वदा के लिए परस्पर व्यवहार का उपदेश देता है। शान सिंह और गुमान सिंह ने विचार से कुछ भी काम न लिया और ललन सिंह के फंदे नित्य प्रति गाढ़े होते गए। मित्रता ने यहाँ तक पांव पसारे कि भाइयों की अनुपस्थिति में भी वह बेधड़क घर में घुस आते और आंगन में खड़े होकर छोटी बहन से पान हुक्का मांगते। दूजी उन्हें देखते ही अति प्रसन्नता से पान बनाती, फिर आंखें मिलती, फिर एक प्रेमाकांक्षा से बेचैन, दूसरी लज्जा व सकुची हुई, फिर मुस्कुराहट की झलक होंठों पर आती। चितवनों की शीतलता कलियों को खिला देती, हृदय नेत्रों द्वारा बातें करने लगती। इस प्रकार प्रेम लिप्सा बढ़ती गई। उस नेत्र लिंगन में जो मनोभावों का बाह्य रूप था, उद्विग्नता और विकलता की दशा उत्पन्न हुई। वह दूजी, जिसे कभी मनिहारे और बिसाती की रुचिकर ध्वनि भी चौखट से बाहर न निकाल सकती थी, अब एक प्रेम विहलता की दशा में प्रतीक्षा की मूर्ति बनी हुई घंटों दरवाजे पर खड़ी रहती है। उन दोहों और गीतों में जिन्हें वह कभी विनोदार्थ गाया करती थी, अब उसे विशेष अनुराग और विरह वेदना का अनुभव होता। तात्पर्य यह कि प्रेम का रंग गाढ़ा हो गया। शनै शनै गांव में चर्चा होने लगी, घास और कास स्वयं उगते हैं, उखाड़ने से भी नहीं जाते। अच्छे पौधे बड़ी देख रेख से उगते हैं। इसी प्रकार बुरे समाचार स्वयं फैलते हैं, छिपाने से भी नहीं छिपते। पनघटों और तालाबों के किनारे इस विषय पर कानाफूसी होने लगी। गांव की बनियाइन जो अपनी तराजू पर हृदयों को तोलती थी और ग्वालिन जो जल में प्रेम का रंग देकर दूध का दाम लेती थी और तंबोलिन जो पान के बीड़ों से दिलों पर रंग जमाती थी, बैठकर दूजी की लोलुपता और निर्लज्जता का राग अलापने लगी। बेचारी दूजी को घर से निकलना दुर्लभ हो गया। सखी सहेलियां एवं बड़ी बूढ़ियों सभी उसे ताना मारने लगी। सखी सहेलियां हंसी से छेड़ती और वृद्धा स्त्रियां हृदय विदारक व्यंगों से। मर्दों तक बातें फैली। ठाकुरों का गांव था, उनकी क्रोधाग्नि भड़की। आपस में सम्मति हुई कि ललन सिंह को इस दुष्टता का दंड देना उचित है। दोनों भाइयों को बुलाया और बोले, भैया, क्या अपनी मर्यादा का नाश करके विवाह करोगे? दोनों भाई चौंक पड़े। उन्हें विवाह की उमंग में यह सुधि ही नहीं रही कि घर में क्या हो रहा है। शान सिंह ने कहा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, साफ साफ क्यों नहीं कहते? एक ठाकुर ने जवाब दिया, साफ साफ क्या कहलाते हो? इस शोहदे ललन सिंह का अपने यहाँ आना जाना बंद कर दो। तुम तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हो, पर उसकी जान की कुशल नहीं। हमने सोचा कि तुम्हारी आंखें खुले, किंतु ज्ञात होता है कि तुम्हारे ऊपर उसने मुर्दे का भस्म डाल दिया है। ब्याह क्या अपनी आबरू बेचकर करोगे? तुम लोग खेत में रहते हो और हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि वह शोहदा अपना बनाव संवार किए आता है और तुम्हारे घर में घंटों घुसा रहता है। तुम उसे अपना भाई समझते हो तो समझा करो। हम तो ऐसे भाई का गला काट ले जो विश्वासघात करे। भाइयों के नेत्रपट खुले। दूजी के ज्वर के संबंध में जो ज्वर का संदेह था, वह प्रेम का ज्वर निकला, रुधिर में उबाल आया।
नेत्रों में चिंगारियां उड़ी, तेवर बदले। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर क्रोधमय दृष्टि से देखा। मनोगत भाव जिह्वा तक आ न सके। अपने घर आए, किंतु दर पर पांव रखा ही था कि ललन सिंह से मुठभेड़ हो गई। ललन सिंह ने हंसकर कहा, वाह भैया वाह, हम तुम्हारी खोज में बार बार आते हैं, किंतु तुम्हारे दर्शन तक नहीं मिलते। मैंने समझा आखिर रात्रि में तो कुछ काम न होगा, किंतु देखता हूँ आपको इस समय भी छुट्टी नहीं है। शान सिंह ने हृदय के भीतर क्रोधाग्नि को दबाकर कहा, हाँ, इस समय वास्तव में छुट्टी नहीं है। ललन सिंह, आखिर क्या काम है, मैं भी तो सुनूं। शान सिंह, बहुत बड़ा काम है, आपसे छिपा न रहेगा। ललन सिंह, कुछ वस्त्र भूषण का भी प्रबंध कर रहे हो, अब लगन सिर पर आ गया है। शान सिंह, अब बड़ा लगन सिर पर आ पहुंचा है, पहले इसका प्रबंध करना है। ललन सिंह, क्या किसी से ठन गई? शान सिंह, भली भांति। ललन सिंह, किससे? शान सिंह, इस समय जाइए, प्रातः काल बतलाऊंगा। दूजी भी ललन सिंह के साथ दरवाजे की चौखट तक आई थी। भाइयों की आहट पाते ही ठिठक गई और यह बातें सुनी। उसका माथा ठनका कि आज यह क्या मामला है। ललन सिंह का कुछ आदर सत्कार नहीं हुआ, न हुक्का न पान। क्या भाइयों के कानों में कुछ भनक तो नहीं पड़ी? किसी ने कुछ लगा तो नहीं दिया? यदि ऐसा हुआ तो कुशल नहीं। इसी उधेड़पन में पड़ी थी कि भाइयों ने भोजन परोसने की आज्ञा दी। जब वह भोजन करने बैठे तो दूजी ने अपनी निर्दोषता और पवित्रता प्रकट करने के लिए अपने भाइयों के दिल का भेद लेने के लिए कुछ कहना चाहा। त्रिया चरित्र में अभी निपुण न थी। बोली, भैया, ललन सिंह से कह तो घर में ना आया करे। आप घर में रहिए तो कोई बात नहीं, किंतु कभी कभी आप नहीं रहते तो मुझे अत्यंत लज्जा आती है। आज ही वह आपको पूछते हुए चले आए, अब मैं उनसे क्या कहूँ? आपको नहीं देखा तो लौट गए। शान सिंह ने बहन की तरफ ताने भरे नेत्रों से देखकर कहा, अब वह घर में ना आएंगे। गुमान सिंह बोले, हम इसी समय जाकर उन्हें समझा देंगे। भाइयों ने भोजन कर लिया। दूजी को पुनः कुछ कहने का साहस न हुआ। उसे उनके तेवर आज कुछ बदले हुए मालूम होते थे। भोजन के उपरांत दोनों भाई दीपक लेकर भंडारे की कोठरी में गए। अनावश्यक बर्तन, पुराने सामान, पुरखों के समय के अस्त्र शस्त्र आदि इसी कोठरी में थे। गांव में जब कोई बकरा देवी जी को भेंट दिया जाता है तो यह कोठरी खुलती है। आज तो वैसे कोई बात नहीं थी। इतनी रात गई यह कोठरी क्यों खोली जाती है? दूजी को किसी भावी दुर्घटना का संदेह हुआ। वह दबे पांव दरवाजे पर गई तो देखती है, क्या गुमान सिंह एक भुजाली लिए पत्थर पर रगड़ रहा है। उसका कलेजा धक धक करने लगा और पांव थर्राने लगे। वह उल्टे पांव लौटना चाहती थी कि शान सिंह की आवाज़ सुनाई दी, इसी समय एक घड़ी में चलना ठीक है, पहली नींद बड़ी गहरी होती है, बेधड़क सोता होगा। गुमान सिंह बोले, अच्छी बात है, देखो भुजाली की धार, एक हाथ में काम तमाम हो जाएगा। दूजी को ऐसा ज्ञात हुआ मानो किसी ने पहाड़ पर से ढकेल दिया। सारी बातें उसकी समझ में आ गई। वह भय की दशा में घर से निकली और ललन सिंह के चौपाल की ओर चली, किंतु वह अंधेरी रात प्रेम की घाटी थी और वह रास्ता प्रेम का कठिन मार्ग। वह इस सुनसान अंधेरी रात में चौकन्ने नेत्रों से इधर उधर देखती। शीघ्रतापूर्वक वह जहाँ पहुंची, किंतु हाय निराशा, एक एक पल उसे प्रेम भवन से दूर ले जाता था। उस अंधेरी भयानक रात्रि में भटकती, न जाने वह कहाँ चली जाती थी, किससे पूछे। लज्जावश किसी से कुछ पूछ भी ना सकती थी। कहीं चूड़ियों का झनझनाना भेद न खोल दे। क्या इन अभागे आभूषणों को आज ही झनझनाना था? अंत में एक वृक्ष के तले वह बैठ गई। सब चूड़ियाँ चूर चूर कर दी, आभूषण उतार कर आंचल में बांध लिए। किंतु हाय, ये चूड़ियाँ सुहाग की चूड़ियाँ थी और ये गहने सुहाग के गहने थे, जो एक बार उतार कर फिर न पहने गए। उसी वृक्ष के नीचे पयस्विनी नदी पत्थर के टुकड़ों से टकराती हुई बहती थी। यहाँ नौकाओं का निर्वाह दुस्तर था। दूजी बैठी हुई सोचती, क्या मेरे जीवन की नदी में प्रेम की नौका दुख की शिलाओं से टक्कर खाकर डूब जाएगी? प्रातःकाल ग्रामवासियों ने आश्चर्यपूर्वक सुना कि ठाकुर ललन सिंह की किसी ने हत्या कर डाली। सारे गांव की स्त्री पुरुष वृद्ध युवा सहस्त्रों की संख्या में चौपाल के सामने जमा हो गए। स्त्रियां पनघटों को जाती हुई रुक गई। किसान हल बैल लिए ज्यों के त्यों खड़े रह गए। किसी की समझ में न आता था कि यह हत्या किसने की। कैसा मिलनसार हंसमुख सज्जन मनुष्य था।
उनका ऐसा कौन शत्रु था? बेचारे ने किसी पर इजाफा लगान या बेदखली की नलिश तक नहीं की, किसी को दो बात तक नहीं कही। दोनों भाइयों के नेत्रों से आंसू की धारा बहती रही। उनका घर उजड़ गया, सारी आशाओं पर तुषारात पात हो गया। गुमान सिंह ने रोकर कहा, हम 3 भाई थे, अब हम 2 रह गए। हमसे तो दांत काटी रोटी थी, साथ उठना, हंसी दिल लगी, भोजन छाजन एक हो गया था। हत्यारे से इतना भी नहीं देखा गया। हाय, अब हमको कौन सहारा देगा? शान सिंह ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम दोनों भाई कपास गिराने जा रहे थे। ललन सिंह से कई दिनों से भेंट नहीं हुई थी। सोचे कि इधर से होते चले, किंतु पिछवाड़े आते ही सेन दिखाई दी। हाथों के तोते उड़ गए। दरवाजे पर जाकर देखा तो चौकीदार सिपाही सब सो रहे थे। उन्हें जगाकर ललन सिंह के किवाड़ खटखटाने लगे, परंतु बहुत बल करने पर भी किवाड़ अंदर से न खुले। तो सेंध के रास्ते से झांका, कलेजा में तीर लग गया। संसार अंधेरा दिखाई दिया। प्यारे ललन सिंह का सिर धड़ से अलग था, रक्त की नदी बह रही थी। शोक, भैया सदा के लिए बिछुड़ गए। मध्याह्न काल तक इसी प्रकार विलाप होता रहा। दरवाजे पर मेला लगा हुआ था। दूर दूर से लोग इस दुर्घटना का समाचार पाकर इकट्ठे होते जाते थे। संध्या होते होते हल्के के दरोगा साहब भी चौकीदार और सिपाहियों का एक झुंड लिए वहां आ पहुंचे। कढ़ाई चढ़ गई, पूड़ियाँ छनने लगी। दरोगा जी ने जांच करनी शुरू की। घटना स्थल देखा, चौकीदारों का बयान हुआ, दोनों भाइयों के बयान लिखे। आसपास के पासी और चमार पकड़े गए और उन पर मार पड़ने लगी। ललन सिंह की लाश देखकर लोग थाने पर लेके गए। हत्यारे का पता न चला। दूसरे दिन इंस्पेक्टर पुलिस का आगमन हुआ। उन्होंने भी हलवा, मोहन, गोश्त, पूड़ी की स्वाद लेकर सायंकाल को उन्होंने भी अपनी राह ली। कुछ पासियों पर, जो कि कई बार डाके चोरी में पकड़े जा चुके थे, संदेह हुआ। उनका चालान किया। मजिस्ट्रेट ने गवाही पुष्टि पाकर अपराधियों को शेषन सुपुर्द किया और मुकदमे की पेशी होने लगी।